Hello everyone, welcome to my channel Study with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's modern history class, we will discuss about Indian freedom struggle from 1920 to 1934. काफी important period था ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए. इसके अंदर आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिन्नास के 14 पॉइंट्स, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, काफी एक्टिविटीज हुई जिनको हम क्रोनोलॉजी के साथ वन बाय वन सभी चीजों को समझेंगे और साथ में डिस्कस भी करेंगे. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. अब हमने कल की क्लास में रॉलेट एक्ट देख लिया था, जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी को देख लिया था, खिलाफत मूवमेंट को देख लिया था. अब इन सभी की आउटकम थी आपकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. उसके लिए पहले एक सेशन हुआ कलकत्ता के अंदर सितंबर 1920 के अंदर, जिसके अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अप्रूव कर दिया गया. कुछ चीजें जो थी, जो प्रोग्राम्स इंक्लूड होने थे नॉन कॉपरेशन के बारे में, उन चीजों को अप्रूव किया गया बाद में नागपुर के आईएनसी सेशन ऑफ दिसंबर 1920 के अंदर. अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कांग्रेस के कौन से सेशन के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई, तो उसके अंदर आपका आंसर होना चाहिए नागपुर सेशन ऑफ दिसंबर 1920. अब उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड था. जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, उनको कोई टाइटल मिला था, कोई पोजीशन थी किसी के पास, किसी भी लॉयर के पास, एजुकेशनिस्ट के पास, टीचर के पास, उन सभी ने अपनी पोजीशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर काम करने से मना किया और अपनी पोजीशन को सरेंडर कर दिया. फॉरेन गुड्स को भी बॉयकॉट कर दिया गया था. लॉयर्स ने ब्रिटिशर्स के अंदर अपनी प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था. टीचर्स ने ब्रिटिशर्स के स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो ब्रिटिशर्स ने बनवाए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर थे, उनके अंदर पढ़ाना छोड़ दिया था. इस तरह से सारी एक्टिविटीज को बंद कर दिया था इंडियंस ने, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिलेटेड थी. लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी बॉयकॉट कर दिया गया था. लिकर शॉप्स के अगेंस्ट भी बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था. काफी वॉलंटियर्स थे जिन्होंने खुद से आकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया. हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी हमें यहाँ दिखी. वुमेन ने भी काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में दिखाया. पीजेंट्स ने दिखाया, ट्रेडर्स ने दिखाया, सभी क्लासेस के लोगों ने इसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन दिखाया और इस तरह से ये मूवमेंट चली. फिर इस मूवमेंट के एंड, ये मूवमेंट आपके 1920 के लास्ट में स्टार्ट हुई. 1922 के स्टार्टिंग में इसको गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया. इम्पैक्ट अच्छा रहा मूवमेंट का, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जिनकी वजह से गांधी जी ने इतना मेजर इम्पैक्ट होने के बाद भी मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया. वो देखते हैं क्या क्या रहे. मूवमेंट के विड्रॉ होने के ऑप्शंस रहे, ये चीजें भी आप वीडियो को पोस्ट करके देख लेना. वो सेम ही चीजें हैं कि स्वदेशी को प्रमोट किया गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को फॉलो किया गया. साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये थी कि तिलक स्वराज फंड बनाया गया, जिसको गांधी जी ने अनाउंस किया था उस मूवमेंट के दौरान, जिसके अंदर नियर अबाउट उन्होंने 1 करोड़ रुपीस को कलेक्ट किया और उसको भी कंस्ट्रक्टिव वर्क के अंदर ही, इंडिया के कंस्ट्रक्टिव वर्क के अंदर ही लगाया. अब आते हैं मूवमेंट को विड्रॉ क्यों कर लिया गया. सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था चोरा चोरी का इंसिडेंट. चोरी चोरा एक जगह थी, एक पुलिस स्टेशन था. उसके अंदर क्या हुआ कि कुछ प्रोटेस्टर्स थे, जो पुलिसमैन थे वो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे थे, तो कुछ प्रोटेस्टर्स ने ज्यादा एग्रेशन में आकर उस पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी, जिसके अंदर काफी पुलिस ऑफिसर जो थे वो मारे गए. और ये चीज गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. ये इंसिडेंट हुआ आपके फरवरी 1922 के अंदर. अब गांधी जी को पसंद क्यों नहीं आई? बिकॉज गांधी जी का सबसे मेन फोकस किस चीज पे रहता था? नॉन वायलेंस के ऊपर. और जब ये वायलेंस हुई तो ये गांधी जी को पसंद नहीं आई. तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन रहा उनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का. उसके अलावा वही सिंपल की डिसिप्लिन नहीं दिखा उनको, वायलेंस दिखी. उसके अलावा जो एक और पर्सपेक्टिव था कि मुस्लिम्स क्यों जुड़े थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ, खलीफेट की जो उनके खिलाफत मूवमेंट थी, क्योंकि उनके जो खलीफेट थे उनकी इंसल्ट की थी ब्रिटिशर्स ने. अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी थी, बिकॉज जो तुर्क्स थे उन्होंने मुस्तफा कमाल की लीडरशिप के अंदर ओटोमन सल्तनत को अबॉलिश कर दिया था. तो वो चीज भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए मुस्लिम्स का भी अब उस मूवमेंट के अंदर जुड़े रहने का कोई भी रीजन नहीं था. उसके अलावा काफी ज्यादा मिलिटेंसी राइज हो चुकी थी, लोग रेडिकल हो चुके थे, अब वो नॉन वायलेंस के अंदर बिलीव नहीं कर रहे थे, और ये चीज भी गांधी जी को अच्छी नहीं थी. उसके साथ जो गवर्नमेंट का रिएक्शन आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन आया, उन्होंने काफी लीडर्स को जेल के अंदर डाल दिया और लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और उन्होंने काफी चीजें इलीगली भी की.
और पब्लिक मीटिंग्स को भी हटा दिया, जो प्रेस थी उसको भी चुप करा दिया और मैक्सिमम कांग्रेस लीडर को भी यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया। इसलिए भी इस मूवमेंट के अंदर अब कुछ नहीं बचा हुआ था और गांधी जी ने इस मूवमेंट को 1922 के अंदर विड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैक्सिमम कांग्रेस लीडर्स कहाँ चले गए? जेल, इंक्लूडिंग गांधी जी। अब उसके बाद क्या हुआ? 1922 के अंदर मूवमेंट खत्म। अब उसके बाद इंट्रोडक्शन हुआ स्वराज पार्टी का, जो 1923 के अंदर इस्टेब्लिश हुई। अब स्वराज पार्टी के इंपॉर्टेंट लीडर्स दो थे जिन्होंने स्वराज पार्टी को फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वन आपके मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू जी के फादर थे वो, और दूसरे आपके CR दास। ये दो इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे जिन्होंने स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन की। स्वराज पार्टी का भी जो ऑब्जेक्टिव था वो सेम था कि यस, हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना है, हमें अपना सेल्फ रूल इस्टेब्लिश करना है, स्वराज की फीलिंग को मेंटेन रखना है, इंडियंस के लिए काम करना है। बिकॉज उस टाइम पीरियड के अंदर जो भी चीजें इस्टेब्लिश हो रही थी सभी का मोटिव सेम ही था। यहीं पर एक चीज और सामने आई, वो थी नो चेंजर्स एंड प्रो चेंजर्स। अब देखते हैं नो चेंजर्स और प्रो चेंजर्स क्या था। एक साइड है आपका नो चेंजर्स, अगर हमसे कोई डिफरेंस पूछे, एक साइड है आपके प्रो चेंजर्स। नो चेंजर्स थे जो चेंजमेंट नहीं चाहते थे और पॉलिटिक्स से, इलेक्शंस से, जो सब कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था उनसे दूर रहना चाहते थे। वही प्रो चेंजर्स थे, उनका मानना था कि हमें पॉलिटिक्स में इंप्रूव होना चाहिए, बिकॉज आपको अगर सिस्टम बदलना है तो आपको सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा। उनकी साइकोलॉजी ये थी और इनकी ये थी कि हम सिस्टम के अंदर जाना ही नहीं चाहते, हम बिना सिस्टम के अंदर जाए हम अपने इंडिया के लिए काम करेंगे। दूसरा, नो चेंजर्स जो थे उनका फुल फेथ था किस पर? गांधी जी के ऊपर, कि गांधी जी ने नॉन वायलेंस बोला है, मतलब नॉन वायलेंस, वो हम कुछ भी रेडिकली रिएक्ट नहीं करेंगे। वहीं ये थोड़े से गांधी जी से नाराज थे और ये चीजों को और ज्यादा प्रैक्टिकल वे के अंदर देखना चाहते थे। तो ये मेजर डिफरेंस था नो चेंजर्स के अंदर और प्रो चेंजर्स में। अगर आपको नो चेंजर्स में लीडर इंक्लूड करने हैं तो आप कहेंगे सरदार पटेल। और वही प्रो चेंजर्स कौन थे? जिन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म की उस टाइम पर, जो आपके मोतीलाल नेहरू, CR दास, ये कुछ उस टाइम के प्रो चेंजर्स के लीडर थे। अब अगर हम देखें तो फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन कब हुई? इन 1922 इन द गया सेशन ऑफ द कांग्रेस। CR दास हु वाज प्रेसाइडिंग ओवर द सेशन, जो उस टाइम पर 1922 के कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक प्रपोजल रखा था लेजिस्लेटर का कि हमें लेजिस्लेचर को प्रमोट करना चाहिए, बट उनकी बात नहीं मानी गई। वहीं से उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो एक नई पार्टी फॉर्म करेंगे और उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर और कुछ और लीडर्स के साथ मिलकर फिर स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन की। और 1923 में जब स्वराज पार्टी फॉर्म हुई, जब से लेकर 19 नियर अबाउट 1927 तक स्वराज पार्टी ने अपनी साइड से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बिकॉज उस टाइम पीरियड पर कांग्रेस वैसे भी लो चल रही थी। उसका रीजन सबसे बड़ा यह था कि मैक्सिमम कांग्रेस लीडर्स जो थे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद जेल में थे और उस टाइम पीरियड पर और कोई पार्टी इतनी अच्छी डेवलप नहीं हुई थी कि चीजों को संभाल सके। वो रोल प्ले किया स्वराज पार्टी ने। उसके बाद अब स्वराज पार्टी डिक्लाइन कैसे हुई? सबसे मेजर रीजन ये था कि CR दास, जिन्होंने इस चीज की फॉर्मेशन रखी थी, उनकी डेथ हो गई थी 1925 के अंदर। और ये चीज काफी बार एग्जाम में एज अ क्रोनोलॉजिकली पूछी भी जाती है, जिसके अंदर डेथ ऑफ CR दास मेंशन होती है। और जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग होता है, तो हमें याद रखना है कि CR दास की डेथ हुई थी 1925 के अंदर। उसके अलावा एक और चीज हुई कि जो कलकत्ता का सेशन हुआ 1928, उसके अंदर फिर से कांग्रेस और स्वराज पार्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, वो कांग्रेस में वापस आ गए थे, बिकॉज स्वराज पार्टी एक डिक्लाइन हो गई थी। उसका वन ऑफ द रीजन था कि साइमन कमीशन भी इंडिया के अंदर आने के लिए 1927 के अंदर पास हो चुका था और 1928 के अंदर साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आया था। तो उस बीच अब स्वराज पार्टी का डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका था और जो स्वराज पार्टी के कुछ लीडर्स बचे थे वो वापस कांग्रेस के अंदर आकर उन्होंने कांग्रेस की चीजों को संभालना स्टार्ट किया। अब हम देखते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन अप्रूव हुआ था 1927 के अंदर और इंडिया के अंदर आया था 1928 के अंदर। हमें दोनों डेट को याद रखना है। इंडिया के अंदर 1928 में आया था, पास जो था वो 1927 में हो चुका था। इसके अंदर क्या था? 7 मेंबर्स आए, कहां से? ब्रिटेन से आए।
उनकी चेयरमैनशिप किसने की? सर जॉन साइमन ने की, इसलिए कमीशन का नाम साइमन कमीशन था। अब ये क्या करने इंडिया में आए थे? ये इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने आए थे कि इंडिया के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, उसकी वर्किंग के लिए, इंडिया की वर्किंग को अच्छे चलाने के लिए सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। अब बात ये आती है कि क्यों इंडियंस को साइमन कमीशन पसंद नहीं आया और क्यों वो इसको बॉयकॉट करना चाहते थे। सबसे मेजर रीजन उस चीज का ये था कि 7 मेंबर्स थे, लेकिन उनमें से एक भी इंडियन नहीं था। अब एक चीज है, आप सपोज करो आपका घर है, अगर आपके घर में का कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे प्रॉपर्टी का मैटर, शादी का मैटर, और पड़ोसी आकर अगर आपके घर का डिसीजन ले, आपको पसंद आएगा? नहीं आएगा। वो सेम सिचुएशन थी कि हमारा देश है, इंडिया हमारा है, और हम इंक्लूड ही नहीं हो रहे और कोई और आकर हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ऐसा क्यों? बिकॉज एटलीस्ट उनको एक या दो इंसान तो इंडियन रखने चाहिए थे, बट उसमें नॉट इवन अ सिंगल पर्सन भी इंडियन नहीं था। ये सबसे बड़ा रीजन था कि इंडियंस को, लीडर्स को, कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को, किसी भी पार्टी को उस टाइम पीरियड पर साइमन कमीशन पसंद नहीं आया और सबने साइमन कमीशन को बॉयकॉट करना चाहा। उसके लिए काफी प्रोटेस्ट अलग अलग जगह पे हुए। अब प्रोटेस्ट के तरीके क्या क्या थे? लोगों ने एक स्लोगन दिया, गो बैक साइमन। गो बैक साइमन के बोर्ड बने, काफी प्रोटेस्ट हुए, और सबसे बड़ा एक ये था कि बोर्ड्स के ऊपर लिखा हुआ था गो बैक साइमन। सेकंड चीज ये हुई, जहां पर भी साइमन कमीशन वाले गए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से पहले उनको भी इंडिया ऑब्जर्व करनी थी, वो मेजर मेजर रीजन गए। जैसे आपका लाहौर का रीजन है, उस टाइम पर लाहौर काफी इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करता है इंडिया के अंदर। जहां जहां पे गए उनका स्वागत ब्लैक फ्लैग से किया गया। जहां जहां गए वहां वहां प्रोटेस्ट थे, और उनका जो एंट्री थी, उनका जो वेलकम था, वो ब्लैक फ्लैग के साथ किया गया। वैसे ही प्रोटेस्ट हर जगह हो रहा था, तो जो पंजाब रीजन का प्रोटेस्ट था उसको हैंडल कर रहे थे लाला लाजपत राय। और वहीं पर क्या हुआ, जो पुलिस थी, जो ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रही थी, लोकल पुलिस, उन्होंने लाठीचार्ज किया प्रोटेस्टर्स के ऊपर, प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। और उसी लाठीचार्ज में जो लाला लाजपत राय थे वो इंजर्ड हुए, और बाद में कार्डियक अरेस्ट से उनकी 17 नवंबर 1928 को डेथ हो गई। और ये उनकी डेथ ऐसे होना काफी मेजर इम्पैक्ट था, बिकॉज लाला लाजपत राय एक इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थे, एक इम्पॉर्टेंट कांग्रेस लीडर थे, और स्पेसिफिकली लाहौर और पंजाब और जो आपका आज का हरियाणा का रीजन है, वहां के लोगों के लिए वो एक फादर फिगर थे, काफी इम्पोर्टेंट थे। तो उसकी वजह से जो लोग थे उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, और अब वो ब्रिटिशर्स के और ज्यादा अगेंस्ट हो गए, और वो किसी भी तरीके से चाहते ही नहीं थे कि अब कुछ पीसफुली हो, और वो अपने रेडिकल नेचर के अंदर काफी ज्यादा चले गए। अब उसके बाद, कमीशन के बाद क्या क्या हुआ? अब कमीशन के बाद ये हुआ कि जब कमीशन का प्रोटेस्ट चल रहा था, अब कमीशन आया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए। अब कमीशन ने ये बोला, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिकॉज इंडियंस के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। उससे क्या हुआ, कुछ सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, इंडियंस के हुए, लीडर्स के हुए, कि यस, हमें इतना कैपेबल भी नहीं समझा जा रहा कि हम इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। इसलिए फिर क्या हुई, एक नेहरू रिपोर्ट आई 1928 के अंदर। नेहरू रिपोर्ट कैसे आई? जो नेहरू रिपोर्ट की प्रॉपर डिटेल्स हैं, जो जो उस रिपोर्ट के अंदर था, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगी, अगर आप उसको ब्रीफली डिटेल में रीड करना चाहते हैं। और सेम जिन्ना के जो पॉइंट्स है, 14 पॉइंट्स, उनको भी मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। इफ यू वांट तो आप उसको ब्रीफली वहां से रीड कर सकते हैं। नेहरू रिपोर्ट सिंपल थी कि एक कांग्रेस की कमिटी स्टैब्लिश हुई, वर्किंग कमिटी स्टैब्लिश हुई, जिसके मेन प्रेसिडेंट कौन थे? अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, उसके प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू, और उसके सेक्रेटरी थे जवाहरलाल नेहरू। अब ये दोनों थे, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। अब उस रिपोर्ट के अंदर काफी पॉइंट्स थे। मेन पॉइंट क्या था? एक तो डोमिनियन स्टेटस, कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए, कि इंडियंस का डोमिनेंस हो, इंडिया के अंदर हो। दूसरा, उन्होंने काफी चीजें, काफी फंडामेंटल राइट्स इंट्रोड्यूस किए गए। बाद में चलकर जब हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, इन पॉइंट्स को ऐड भी किया गया, ठीक है, लेकिन उस टाइम पीरियड पर इन पॉइंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया। कैसे रिजेक्ट किया गया? कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन
मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया, जो सिख थे, अकालीज थे, अकाली दल था, उसने रिजेक्ट किया। इस तरह से बाकी जितनी पार्टीज थी सबने रिजेक्ट कर दिया। अब रिफॉर्म्स तो पूरे इंडिया के लिए आ रहे थे, तो बाकी पार्टीज का, बाकी ग्रुप्स का रिजेक्शन भी इंपॉर्टेंट था। ऐसा तो नहीं था कि वो कांग्रेस के अंदर कुछ चेंजमेंट ला रहे थे तो बाकी ग्रुप्स का रिजेक्शन उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, नहीं इंपॉर्टेंस रखता था। इसलिए जो नेहरू रिपोर्ट थी उस टाइम पीरियड के अंदर पास नहीं हो पाई। अब फिर क्या हुआ कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने सोचा कि जब कांग्रेस के अंदर नेहरू ने रिपोर्ट सबमिट की कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए इंडिया के अंदर, तो अब मुस्लिम लीग भी करेगी, मैं भी अपने पॉइंट्स बनाऊंगा। जब फिर जिन्ना ने 1929 के अंदर 14 पॉइंट्स इंट्रोड्यूस किए, मतलब 14 डिमांड्स, 14 चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जो वो चाहते थे, किस किस, बट डिफरेंस था, कांग्रेस बात कर रही थी इंडिया की, जिन्ना ने बात की सिर्फ मुस्लिम्स के फेवर की, कि जिस चीजों के अंदर सिर्फ मुस्लिम की सुपेरियोरिटी दिख रही थी, मुस्लिम्स के राइट शो हो रहे थे उनके 14 पॉइंट्स के अंदर, और इस तरह से उन्होंने किया। हालांकि बात उनकी भी नहीं बनी, बात उस टाइम पीरियड के अंदर नेहरू रिपोर्ट की भी नहीं बनी, और दोनों चीजें उस टाइम के लिए साइडलाइन होगी। बाद में पार्टीशन के बाद जिन्ना ने भी अपने मन की पाकिस्तान के अंदर कुछ चीजें की, और वो नेहरू रिपोर्ट जो थी उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम कंसिडर किया गया, और उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन करे गए जो आज तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। अब इसके बाद की स्टोरी में क्या हुआ, फिर स्टार्टिंग होने वाली थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, जो आपकी 1930 में स्टार्टिंग हुई। बट 1930 में ऐसी क्या मजबूरी आई कि गांधी जी को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करनी पड़ी। अब सभी जेल से बाहर तो आ चुके थे, जेल से बाहर आए उनको थोड़ा कुछ टाइम हो चुका था। अब पहली चीज ये थी कि अरविंद की डिक्लेरेशन वन ऑफ द रीजन था जो 1929 के अंदर आई, जिसके अंदर क्या था कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेगी। कहां पर करेगी? लंदन के अंदर। और उसके अंदर इंडियंस के बारे में बात की जाएगी, इंडियंस के डिमांड के बारे में बात की जाएगी, और जितने इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के, बाकी सिखिज्म के, जितनी इंपॉर्टेंट पार्टीज इंडिया के अंदर हैं, बिकॉज उस टाइम पीरियड तक काफी पार्टीज डेवलप हो चुकी थी। आपकी कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, और आपकी सिख की अकाली दल भी था। सभी को इनवाइट किया गया कि आप आओ और इंडिया के लिए बात करो। उसके लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो आपकी हुई 1930 के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो कांग्रेस ने अटेंड नहीं की, बाकी जो पार्टीज थी उन्होंने अटेंड की, लेकिन उसका कोई भी आउटकम नहीं आया। ठीक है। फिर एक दिल्ली मैनिफेस्टो जो था वो लीडर्स ने निकाला नवंबर 2 1929 के अंदर। उसके अंदर कुछ डिमांड्स थी जो वो चाहते थे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर उनकी पूरी हो। उसमें पहला, इंडिया को स्टेटस मिले, डोमिनेंट स्टेटस मिले, मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन हो कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस के अंदर, और साथ में जितने पॉलिटिकल प्रिजनर है सबको बिल्कुल फ्री कर दिया जाए। बट उनकी कोई भी डिमांड नहीं मानी गई, तो दिल्ली मैनिफेस्टो जो था वो भी फेल हो गया। ये हो गया सेकंड रीजन। फिर लाहौर सेशन हुआ 1929 का, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और उसके अंदर उन्होंने डिमांड की पूर्ण स्वराज की कि अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अब हमें ब्रिटिशर्स के अंडर रहना ही नहीं है, हमारा देश है, हम संभाल लेंगे, आप यहाँ से जाओ। और उनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस की उन्होंने डिमांड की। साथ में लाहौर के अंदर ट्राई कलर फ्लैग को होस्ट किया गया, और कांग्रेस ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को बॉयकॉट कर दिया। अब इसके बाद गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स रखी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, और जब इन 11 डिमांड्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया, जब गांधी जी ने डिसीजन लिया कि अब वो स्टार्टिंग करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, इसलिए फिर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की 1930 को स्टार्ट किया। अब स्टार्ट उन्होंने कैसे किया इस मूवमेंट को उन्होंने स्टार्ट किया दांडी मार्च से। उन्होंने सबसे पहले सॉल्ट लॉ ब्रेक करने की सोचा। सिंपल सा रीजन था, सॉल्ट एक काफी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है हमारे फूड का, कि ठीक है आप किसी भी रिलीजन के हैं, आप अनियन अवॉइड करते होंगे, नॉन वेज अवॉइड करते होंगे, बट ऐसा कोई रिलीजन नहीं होगा, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पर सॉल्ट को अवॉइड किया जाता हो। आप चिलीज को भी अवॉइड कर सकते हो, रेड की जगह ग्रीन कुछ, बट एक सॉल्ट से इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इंडियन फूड के अंदर कुछ भी नहीं होता, आप उसको अवॉइड नहीं करते। उस चीज को गांधी जी ने समझा और उन्होंने सोचा हम सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्टिंग कैसे हुई? गांधी जी और उनके 78 सपोर्टर्स जो थे अहमदाबाद से चले। कब चले? 12 मार्च 1930 को चले। कहाँ के लिए? डांडी कोस्ट के लिए चले। कब पहुंचे वो वहां पे? अप्रैल 5 1930 का वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने जो सी कॉस्ट थी वहां से चीजों को बॉयल वगैरह किया और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया और सॉल्ट बनाया। उसके अलावा और क्या क्या फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट यूज हुए सिविल डिसोबीडियंस के अंदर? लॉ प्रैक्टिस को गिव अप किया गया, बॉयकॉट किया गया चीजों को। जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे उन्होंने अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया। ट्रूथ और नॉन वायलेंस पे बिलीव किया गया। लोकल लीडर्स जो थे उन्होंने गांधी जी की बातें मानी, सारी चीजों को संभाला। लिकर्स की शॉप थी उनको बाइकआउट किया गया। फॉरेन क्लॉथ शॉप्स को भी बंद कर दिया गया। उनके अंदर चोरी वगैरह भी हुई, काफी चीजें हुई। उसी तरीके से अलग अलग रीजन के अंदर आपकी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो स्प्रेड हो गई और अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग इंपॉर्टेंट लीडर सामने आए और उन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। मतलब कोस्टल एरियाज पे जाके उन्होंने भी जो सेम प्रोसेस गांधी जी ने किया, सॉल्ट बनाया, वो सेम प्रोसेस उन्होंने भी किया। आपको इन लीडर्स के भी नाम याद रखने पड़ेंगे बिकॉज काफी बार पूछे जा सकते हैं। जैसे तमिलनाडु में किन्होंने सारी चीजें संभाली? सी राजगोपालचारी जी ने संभाली। मालाबार में किसने संभाली? के कलप्पन जी ने एंड प्री कृष्णा पिल्लई जी ने संभाली। बंगाल के अंदर आपके सुभाष चंद्र बोस एंड जे.एम. सेनगुप्ता ने चीजों को संभाला। सभी ने सेम चीजें की, वही जो एंटी लीकर कंपेन किए, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया, मूवमेंट की, ये सारी चीजें सेम सेम हुई। आपको लीडर याद रखना है, एरिया को याद रखना है। उसका रीजन दो है, एक प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, दूसरा मेंस के अंदर आपसे डायरेक्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूछी जा सकती है। तो उसके अंदर आप जितनी अच्छी तरह से अपनी चीजों को डिस्क्राइब करोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। पेशावर खान अब्दुल गफार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। दर्शना की बात करें तो सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब एंड मनीलाल उस एरिया के अंदर। फिर बरदोलियन खेड़ा रीजन की बात करें तो वहां पर सारी चीजों को सरदार पटेल जी ने हैंडल किया। बिहार की बात करें तो वहां पे हर चीज को अंबिका कांत सिन्हा ने ऐड किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट रीजन से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। और सिग्निफिकेंस क्या थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की? ऐसा कोई ग्रुप, ऐसी कोई क्लास नहीं थी जिसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट ना किया हो। एस मुस्लिम लीग उस चीज के सपोर्ट के अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर नहीं थी, वो अलग चीज है। फिर एक पीरियड आया जो लास्ट के मंथ से, अब मूवमेंट तो स्टार्ट मार्च के अंदर हुई थी, जो लास्ट के कुछ मंथ्स थे 1930 के, जैसे आप नवंबर दिसंबर अक्टूबर का टाइम था, उस टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ कि जो रिच पीजेंट्स थे, जो रिच बिजनेस क्लास थी उस टाइम पीरियड पर, जो डेवलप हो चुकी थी, काफी रिच बिजनेसमैन आपके डेवलप हो गए थे। फिरोज शाह मेहता जी थे और आपके टाटा ग्रुप से काफी बड़े बड़े रिच बिजनेस क्लास थी। उन सभी ने उस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन कम कर दिया। साथ में कुछ कांग्रेस लीडर्स के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। कुछ लीडर्स को जेल भी जाना पड़ा। उस चक्कर में वो चीजें होने लगी। तो क्या हुआ कि उससे मूवमेंट का थोड़ा सा वो कम हुआ और गांधी जी को फोर्स किया गया और उसकी वजह से गांधी अरविंद पैक्ट हुआ, जिसके अंदर गांधी जी ने काफी अपनी डिमांड्स रखी थी। और गांधी अरविंद पैक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है, जो 1931 में होने वाली है, उसको लंदन जाकर अटेंड करना पड़ेगा बिकॉज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कांग्रेस का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए मान गए। उनके एग्रीमेंट के कुछ ये की पॉइंट्स थे, और भी थे, मेन यही थे, ठीक है। और फिर 1931 के अंदर जो थे वो वहां पर जाकर मान गए। अब हमें भी पता है कि 1931 के अंदर एक और इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को, इन तीनों को जो हैंग किया गया था, वो भी सेम चीजें कब हुई थी? मार्च 1931 में हुई थी। अब सिचुएशन क्या थी? जो अरविंद गांधी पैक्ट हुआ उसके अंदर भी गांधी जी ने डिमांड रखी थी कि उनकी जो पनिशमेंट है उसको चेंज कर दिया जाए। सेम चीजें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी गांधी जी गए 1931 के अंदर, जब उनके साथ सरोजनी नायडू भी गई थी लंदन। और वहां पर गए, वहां पर भी उन्होंने डिमांड्स रखी, इंडियंस की डिमांड रखी, भगत सिंह और उनसे रिलेटेड भी डिमांड रखी। काफी डिमांड्स थी उनकी, सॉल्ट लॉ से रिलेटेड थी कि अब सॉल्ट लॉ को अबॉलिश कर देना चाहिए, हमें हमारा हक मिलना चाहिए, जितने भी डिमांड्स थी। बट कोई एंड रिजल्ट ना फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का है ना सेकंड का है, और जो थर्ड थी उसका भी नहीं आया। एंड रिजल्ट किसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का नहीं आया। एंड रिजल्ट गांधी अरविंद पैक्ट जो हुआ था उसका भी नहीं आया।
और सारी चीजें ऐसे ही सॉल्व नहीं हो पाई। उसी बीच एक कराची सेशन हुआ था 1931 के अंदर, जिनके अंदर भी सेम उन्हीं चीजों से रिलेटेड बात की गई कि यस हम पूर्ण स्वराज के गोल पे स्टक रहेंगे, हम पूर्ण स्वराज लेकर ही मानेंगे, हम जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी इंट्रोड्यूस जरूर करेंगे, इकोनॉमिक प्रोग्राम जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे, और दिल्ली पैक्ट और गांधी अर्बन पैक्ट के अंदर जो भी चीजें हुई उनको भी हम ध्यान रखेंगे, बट चीजों को सुधारने की कोशिश करेंगे। अब फिर सिचुएशन क्या हुई, एक सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ सिविल डिसोबीडियंस। गांधी जी जो थे वो 1932 में अरेस्ट हो गए थे, 4 जनवरी 1932 के अंदर वो अरेस्ट हो गए। 1931 में वो कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाकर आए, जिनसे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, उन्होंने मूवमेंट को कंटिन्यू रखा था, और मूवमेंट को कंटिन्यू रखने के चक्कर में 1932 के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया गया। अब उनके जाने के बाद, मतलब उनके जेल जाने के बाद जो मूवमेंट थी वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन एक्चुअल में डिक्लाइन कब हुई, 1934 के अंदर उन्होंने ऑफिशियली 1934 के अंदर उन्होंने ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया था मूवमेंट को। हालांकि जो मूवमेंट थी वो तो ऑलरेडी डेड ही चल रही थी, बिकॉज गांधी जी खुद जेल में थे और चीजें इतनी अच्छी तरह प्रोसेस नहीं हो रही थी। लेकिन ऑफिशियली देखा जाए तो 1934 के अंदर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को विड्रॉ किया। उसके बाद क्या हुआ वो देखने से पहले कुछ जो स्पेसिफिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड यूपीएससी के अंदर पीवाईक्यूज है, एक बार हम वो देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन है यूपीएससी मेंस 2021 के अंदर आया था, ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को राइट करके देखना, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपको इससे रिलेटेड चीजें टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगी। सेकेंड क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स के अंदर आया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 के अंदर, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च ऑन द तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 90। जैसा कि अभी मैंने आपको बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में पूछा जा सकता है, तो द आंसर इज के कामराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गांधी अरविंद पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। गांधी अरविंद पैक्ट के अंदर इनमें से क्या क्या चीजें इंक्लूड थी। पहला है इनविटेशन टू गांधी कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये हमने देखा कि यस फिर गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गए भी थे। सेकंड था विड्रॉ ऑफ ऑर्डिनेंसेस प्रोमुलेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यस कांग्रेस चाहती थी कि जितनी चीजें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर चल रही है वो सारी विड्रॉ कर ली जाए, साथ में मूवमेंट भी विड्रॉ कर ली जाए। तीसरी थी एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी सजेशन फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस। गांधी जी के सजेशन को तो एट लास्ट फॉलो किया ही नहीं गया था, उनके सजेशंस को तो इग्नोर कर ही दिया गया था। नेक्स्ट था रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद वायलेंस। ये बात उन्होंने मान ली थी, सभी प्रिजनर्स को उन्होंने नहीं रिलीज किया, लेकिन कुछ प्रिजनर्स को उन्होंने रिलीज कर दिया था जिनको उन्होंने बिना किसी क्राइम के, बिना किसी वायलेंस के, उन्होंने ऐसे ही सिर्फ मूवमेंट को और परेशान करने के लिए जेल में डाल दिया था, उनको उन्होंने रिलीज कर दिया था। और उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को रिलीज नहीं किया बिकॉज उनके अगेंस्ट उनके पास कंफर्म प्रूफ था, बिकॉज उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि यस उन्होंने बॉम्ब डाला और बाकी एक्टिविटीज को, इसलिए उनको रिलीज नहीं किया गया। तो आंसर इज सेकंड, फर्स्ट 2 एंड 4 ओनली। अब एक चीज और हुई 1932 के अंदर, वो थी आपके कम्युनल अवार्ड। सिंपल थे कम्युनल अवार्ड, जिनको मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोला जाता है, वॉज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड। उन्होंने बनाए थे, इसलिए मैकडोनल्ड अवार्ड भी बोला जाता है। कब बनाए थे, 16 अगस्त 1932 को बनाए। अनाउंस कब किए गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद अनाउंस किए गए। 1932 तक आपकी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी, जिनका कुछ एंड रिजल्ट खास था नहीं, बट हो चुकी थी। उनके बाद इनको अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। किस बेस पे इंट्रोड्यूस किया गया था, एक फाइंडिंग की गई थी जो थी इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी, जिसको लोथियन कमेटी भी कहते हैं। उन्होंने फाइंडिंग की थी और उन्होंने फाइंडिंग से, इंडिया के अंदर फाइंडिंग से ये पता लगाया कि सेपरेट जो इलेक्टोरेट था वो मुस्लिम को मिला हुआ था, सिख्स को मिला हुआ था। अब एक क्लास थी जो हम कास्ट पॉलिटिक्स बोलते हैं, या फिर जो एक क्लास थी डिप्रेस्ड क्लास, जो अनटचेबल्स थे, जिनको लोअर कास्ट समझा जाता था, जिनको राइट्स उतने इक्वल नहीं थे जितने अपर कास्ट के लिए थे, जिनके वन ऑफ द मेजर लीडर उस टाइम पे सामने आए आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनके लिए भी अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, इससे रिलेटेड ये चीजें थी। अब ये बात गांधी जी को पता चली,
कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हो रही है, डिप्रेस्ड क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट हो रहा है। ये बात गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो थे जेल के अंदर, उनको बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने क्या किया, फास्ट ऑन टू डेथ, जो सेम उन्होंने पहले भी काफी मूवमेंट्स के अंदर किया था और उनसे उनको जीत मिली भी थी। वो सेम प्रोसीजर जो फास्ट ऑन टू डेथ वाला था वो उन्होंने यहाँ भी किया, जेल के अंदर रहते हुए ही। कांग्रेस ने इस जो कम्युनल अवार्ड वाला था, सेपरेट इलेक्टोरेट था डिप्रेस क्लास के, उसके उस प्रोविजन को बिल्कुल ही मना कर दिया। बाकी लीडर्स ने भी मना ही किया। सपोर्ट किसने किया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सपोर्ट किया कि जब मुस्लिम्स को मिल सकता है, सिख को मिल सकता है, तो डिप्रेस क्लास को क्यों नहीं मिल सकता। पर फिर गांधी जी के काफी कोशिशों की वजह से उन्होंने फास्ट किया, उनकी हालत खराब होने लगी, उनकी तबीयत खराब होने लगी। जब एक पैक्ट साइन हुआ, पूना पैक्ट 1932, किस किस के बीच में हुआ, एक साइड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और दूसरी साइड थे आपके मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने गांधी जी के बिहाफ पे, बिकॉज गांधी जी जेल के अंदर थे, तो गांधी जी के बिहाफ पर मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट 1932 साइन हुआ। उस पैक्ट के अकॉर्डिंग ये था कि दलित्स को, डिप्रेस्ड क्लास को हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे सकते, रिजर्वेशन दे सकते हैं सीट्स के अंदर ही, जो आज तक चल रहा है। मतलब जो आज तक रिजर्वेशन का प्रोसीजर है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर आपको रिजर्वेशन मिलती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो सेम उस टाइप से ही कि जो ऑलरेडी सीट्स हैं उन्हीं के अंदर कुछ सीट्स के ऊपर रिजर्वेशन जो है वो डिप्रेस्ड क्लास को मिल जाएगी, लेकिन उनको सेपरेट नहीं किया जाएगा। बिकॉज गांधी जी का मानना था अगर ऐसे ही सेपरेट करते रहे तो इंडिया ही खत्म होता चला जाएगा, इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको सीट्स के अंदर रिजर्वेशन मिल जाएगी। ये आपके पूना पैक्ट 1932 के अंदर ये चीज फिर साइन हुई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच। बट गांधी जी के बिहाफ पर पूना पैक्ट साइन किसने किया, मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किया। तो इस तरह से ये थी आपकी स्टोरी 1934 तक। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट एक्ट है जीओआई एक्ट 1935 आया, फिर असेंबली इलेक्शंस हुए 1937 के अंदर, फिर आपका अगस्त ऑफर आया 1940 के अंदर, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हुई, आपका क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन आया और फाइनली हमारा जो इंडिया था वो आजाद हो गया। तो जो नेक्स्ट अगली स्टोरी है वो हम 1935 से लेकर 1947 तक की कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे जो इतने टाइम पीरियड तक हुई, जिसके अंदर हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गदर पार्टी, बाकी जो अब्रॉड के अंदर मूवमेंट्स हुए, इंडिया के अंदर अलग अलग जगह मूवमेंट्स हुए, सबको बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। और इस पीडीएफ के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अगर आप और ज्यादा डीपली स्टडी करना चाहो कुछ टॉपिक से रिलेटेड, उन चीजों का मटेरियल भी आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। थैंक यू एंड प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो।